गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आज स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सोशल इश्यूज़। तो सोशल इश्यूज़ में देखिए ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे चाइल्ड माल न्यूट्रिशंस की बात करेंगे इंडिया में, और एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे निकल कर आया है। ये 2021 की डेटा है बट ये आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। मैरिटल रेप के बारे में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे लॉ एंगल से भी समझेंगे और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। साथ ही हमारे संविधान में क्या प्रोविज़न है इसके बारे में भी देखेंगे। आईपीसी की भी कुछ सेक्शन यहाँ पे डिफाइन की गई है तो उससे भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही कुछ छोटे छोटे न्यूज़ है जो कि यहाँ पे रहे थे चर्चा में, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि है चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। एक्चुअली अभी क्या है कि अगर हम लोग यूनिसेफ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में वर्ल्ड का हाईएस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ़ बच्चे है जो कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन भी नहीं है, मतलब कि कुपोषण भी नहीं है, अति कुपोषण वाली जो स्थिति है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया यहाँ पे टॉप में है। तो ग्लोबली कहा जा रहा है कि हर 5 में से एक जो है बच्चों में, वो भी 5 साल के अंदर जो है उनमें सीवियर वेस्टिंग देखा जा रहा है। वेस्टिंग कहने का मतलब है कि यहाँ पे या आपका क्या होता है कि पतले होते हैं बच्चे, ठीक है। उनकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है बच्चे काफ़ी पतले होते हैं। जैसे कि हाइट बढ़ते जा रहा है तो बच्चों का हेल्थ भी बढ़ते जाना चाहिए, तो हेल्थ उस तरीके का नहीं होता है, तो ऐसा कहा जा रहा है। साउथ एशिया में आप देखो कि आज भी यहाँ पे साउथ सीवियर वेस्टिंग है और यहाँ पे वर्स देन है सब सहारन अफ्रीका के कंपैरिजन में। वेस्टिंग केसेस जो है वो उस एरिया में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या फिर कोविड-19 के कारण उस कंट्री में ज़्यादा क्षति हुई है। तो उन सारे कंट्रीज़ में आप देखो कि जो वेस्टिंग वाली कंडीशन है, इट मीन्स कि बच्चों की हाइट बढ़ती जा रही है बट वेट नहीं बढ़ रही है, तो वो वाली कंडीशन वहाँ पे ज़्यादा बुरी देखने को मिल रहा है। रेडी टू यूज़ यहाँ पे थेरापेटिक फूड है जो कि यहाँ पे बच्चों को सेव कर सकता है इस तरीके के सेवियर वेस्टिंग में। इट मीन्स कि इस तरीके के फूड आते हैं कि जो रेडी टू यूज़ है, आप लोग ज़्यादा उसमें वो फ्राई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, पानी में बॉईल करके खा सकते हो, या फिर उसको जो है आप लोग बहुत तरीके के फूड होते हैं। तो इस तरीके का फूड कहा जा रहा है कि बच्चों को जो इस तरीके की वेस्टिंग वाली प्रॉब्लम है उससे दूर कर सकते हैं। यूनिसेफ के द्वारा ये एस्टिमेट किया गया है कि 725 मिलियन US डॉलर का पर ईयर ये ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे ये जो वेस्टिंग वाली प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चों की जो ये आपकी वेट नहीं बढ़ रही है, उस वेट को बढ़ाने के लिए और वहाँ पे जितनी भी ज़रूरत की यहाँ पे खाने की सामान है तो उसको डिलीवर करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे एक साल में 725 मिलियन डॉलर तक का खर्चा पड़ेगा। तो ग्लोबल एक्शन प्लान है, तो ग्लोबल एक्शन प्लान का एम है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस टारगेट को अचीव करना, वो भी चाइल्ड वेस्टिंग के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि 2025 तक हमें यहाँ पे जो है 5% से कम करना है और उसके बाद 2030 तक यहाँ पे 3% से कम करना है। अब बेसिकली यहाँ पे समझते हैं कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें कि आप देखो कि बच्चे जो होते हैं ना, उनको न्यूट्रिशन पूरी तरीके से नहीं मिलती है। वाइटामिन्स, प्रोटीन, यहाँ पे मिनरल्स, सारी चीज़ें जो है आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सही समय पे जो है खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें न्यूट्रिशंस फूड अगर हम लोग नहीं खा रहे हैं तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे malnutrition यानी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अंडर न्यूट्रिशन है, यानी कि जितनी भी यहाँ पे सफिशिएंट इंटेक ऑफ फूड होनी चाहिए उस तरीके का फूड नहीं है, जैसे कि बहुत तरीके के यहाँ पे सब फॉर्म्स अंडर न्यूट्रिशन का देखने को मिलेगा। अंडर न्यूट्रिशन में ही हम लोग वेस्टिंग कहते हैं, यानी कि लो वेट रह गया जिस तरीके से हाइट है। स्टंटिंग कहते हैं, इट मीन्स कि हाइट ही शॉर्ट रह गया एज के अकॉर्डिंग, और अंडर वेट कहते हैं जो कि लो वेट रह गया एज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 फॉर्म है जो कि अंडर न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आता है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ओवर न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लो, ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे, ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिशन आपके बॉडी में होगा तो इससे वेट बढ़ने लगता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक हिडन हंगर भी होता है। हिडन हंगर कहने का मतलब है कि छिपा हुआ भूखमरी। इट मीन्स कि आप देखो कि कुछ लोग जो है ना वो पूरी डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि कुछ भी खा लो, पेट भर गया, इट मीन्स कि काम तमाम हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप लोग कुछ भी खाते हो तो आपको कैलोरीज प्रॉपर तरीके से काउंट करनी चाहिए। साथ ही आपको ये देखना चाहिए कि आप दिन भर में 24 आवर्स में जितनी भी चीज़ें खा रहे हो, क्या उसमें प्रॉपर आपने प्रोटीन लिया है कि नहीं, विटामिन लिया है कि नहीं, आयरन का कंटेंट उसमें है कि नहीं, कैल्शियम है कि नहीं है, विटामिन डी की मात्रा है कि नहीं, विटामिन 1, 2 है कि नहीं, तो सारे विटामिन आपको मिल रहे हैं कि नहीं, मिनरल्स मिल रहे हैं कि नहीं, आपको प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं, इसका एक एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन होना चाहिए आपकी बॉडी में। तो अब जाकर हम लोग इसको कह सकते हैं कि आपने एक अच्छा हेल्दी डाइट लिया है। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ पेट भरने के लिए आप खा रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आप हिडन हंगर हो। इट मीन्स कि डेफिशिएंसी है
आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की। माल न्यूट्रिशन अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गरीब लोगों को ही अफेक्ट करता है, ये हमारे सारे सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स को ही ये अफेक्ट करता है। ये एक प्रॉब्लम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2021 का, जिसमें कि ये कैलकुलेट किया जाता है और टोटल जो अंडर नरिशमेंट जो पॉपुलेशंस का है, चाइल्ड स्टंटिंग है, वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ये सब मिलाकर यहाँ पे 116 कंट्रीज़ में से हमारी रैंक 101 है। इट मीन्स कि हम लोग फिर से यहाँ पे नीचे से टॉप कर रहे हैं। ओके, तो ये रही बेसिक बातें। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ग्राफ के बेसिस पे बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारे देश में क्या है जो 5 साल के कम बच्चे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है। इट मीन्स कि ये 4 है, ये 5 है, ये पहले की सर्वे है, ये अभी लेटेस्ट सर्वे है 5। तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो एनीमिया, जिसमें कि बच्चों को यहाँ पे खून की कमी हो जाती है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि आफ्टर कोविड जो है ये इंक्रीज़ हो गया है। वहीं अगर स्टंटिंग की बात करें, एनीमिया तो हमारा लास्ट ईयर से ये इंक्रीज़ हो गया। वही अगर स्टंटिंग देखें, इट मीन्स कि शॉर्ट हाइट रह गया, तो ये लगभग आप देखो कि थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, बट इतना तो आप सिर्फ डेटा देख सकते हो, बाकी ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ कुछ डिक्रीज़ हुआ है। वेस्टिंग की बात करें, जो वेट यहाँ पे लो रह जाता है, तो ये भी आप देख सकते हो कि 19-20 का ही फ़र्क है। सिवियरली अगर वेस्टेड देखें तो ये आप लगभग सेम ही देख सकते हो, और ओवर वेट आप देखो तो ये इंक्रीज़ हुआ है। कोविड के बाद आपने देखा है कि ओबेसिटी का एक प्रॉब्लम जो है वो निकल कर आया, क्योंकि सारे लोग घर पे ही बैठे रहे और कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी उस तरीके से नहीं हो पाया जैसे लोग करते थे, तो इसलिए ओबेसिटी की इशू निकल कर आई है। तो ये अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा भी यहाँ पे जो मेज़र किया जाता है उसके थ्रू भी ये बताया जा रहा है। साथ ही आप देखते हैं कि क्या क्या मेजर फैक्टर्स है जो कि आज के डेट में हमारे देश में इतना माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है। सबसे पहली बात है कि पुअर एक्सेस टू फूड। जो गरीब लोग हैं उनको इस तरीके से आप देख सकते हो कि भोजन सही समय पे नहीं मिल पाता है। हेल्दी फूड जो पर्टिकुलरली होता है, जो कि अंडर न्यूट्रिशन और जो ओवर न्यूट्रिशन है, इस दोनों को कंट्रीब्यूट करता है हेल्दी फूड, तो ये चीज़ें यहाँ पे उतना नहीं देखने को मिल रहा है। फीडिंग हैबिट भी आप देखो, एक लोगों को ये अवेयरनेस की कमी है कि क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। लोग बस इतना जानते हैं कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम में स्नैक्स एंड देन रात में डिनर करके सो जाना है। बट एक प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए और प्रॉपर मील क्या होना चाहिए, उसकी कमी आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण भी ये देखने को मिला कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अराइज होती है। पॉवर्टी तो एक बहुत बड़ी अभिशाप है, जिसके कारण हम लोग देखें तो हर एक तरीके की यहाँ पे परेशानियाँ हैं। इन्फेक्शन भी है, इन्फेक्शन जैसे मलेरिया और मिजल्स है, या फिर कोई रिकरेंट अटैक हो रहा है जैसे डायरिया वगैरह हो रहा है, तो इसमें भी आपको पता है कि बहुत वीकनेस हो जाती है और इससे भी एक्यूट माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम निकल कर आती है। अगर एनीमिक मदर है, अगर मदर ही ऐसी है जिनमें कि आप देखो कि विटामिन प्रोटीन की कमी है, साथ ही एनीमिक है, इट मीन्स कि खून की कमी है, तो ऑब्वियस है कि उनमें जो बच्चे उनसे पैदा होंगे वो भी उस तरीके के हेल्दी नहीं हो पाएंगे। सोशियो कल्चर फैक्टर भी है, जैसे कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है फैमिली में। आपको ये पता है कि फैमिली में जो फूड होता है, जैसे अगर घर पे एक समय का खाना बनता है तो उसमें भी आप देखो कि जो मेल पर्सन होते हैं वो पहले खाते हैं, जो फीमेल होती है, इवन स्पेशली जो मम्मी होती है हम लोग की, वो सबसे लास्ट में खाती है। तो जो भी आप समझो कि अगर उनका पेट नहीं भी भरा तो वो स्पेशली अपने लिए बनाने के लिए नहीं जाती है। तो विमेन और जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स होती है ना, उनको लेस फूड मिलता है और उस तरीके का फूड भी नहीं मिलता है जो कि एडिक्वेट हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, हमारे समाज में। साथ ही लार्ज फैमिली होने की भी एक प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आप देख सकते हो कि आज के डेट में भी एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है हमारे देश में। ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तो हम लोग यहाँ पे सरपास कर जाएंगे चाइना को। तो इतने लार्ज नंबर पॉपुलेशन है, साथ ही एक ही फैमिली में आप देखो कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो सबको फीड कर पाना आज के डेट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन और वाटर सप्लाई है। ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे माल न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि इल हेल्थ है, इन्फेक्शन उस तरीके का नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम अराइज होती है। साथ ही माइग्रेशन, आप देखो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ है जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आप देखो कि बेटरमेंट के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है जो हैबिट है, जो लिविंग हैबिट है वो चेंज हो जाता है, जो उनका फूड हैबिट है वो चेंज हो जाता है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें सोशल और बिहेवियर चेंज इनिशिएटिव लानी चाहिए। जो अभी मैं बात कही कि घर पे आप देखो कि महिलाएं बाद में खाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कोई इक्वल बांट के खाए तो क्या ही प्रॉब्लम है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो बेटर फूड सिस्टम होना चाहिए।
बच्चों की जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो फूड सिस्टम में होनी चाहिए, जैसे कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, सेफ़ और अफोर्डेबल फूड हो, सस्टेनेबल डाइट्स हो सारे बच्चे के लिए, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें तभी बेटर हो सकता है। साथ ही फूड प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है। मोनोक्रॉपिंग जो है बहुत सारे सीरियल्स का होता है हमारे देश में। अगर देखो कि अगर राइस की खेती हो रही है तो सिर्फ राइस की होती है, शुगर केन की हो रही है तो शुगर केन की हो रही है। हम लोग कुछ और डाइवर्सिफाई ही नहीं कर रहे। हम लोग और इतने सारे फसल है, सबको अगर हम लोग यहाँ पे मिलजुल कर अगर उगाना स्टार्ट करें तो उसमें हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों के पास एक ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आएगा कि अफोर्डेबल और चीप रेट में उनको जो है फूड मिल पाएगा। स्कीम्स डिलीवर भी यहाँ पे इम्प्रूव करना है। देखिए, जो गरीब लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, उनको अन्न वितरण के थ्रू और साथ ही साथ राशन कार्ड से जो पीडीएस के थ्रू उनको सस्ते दाम में भोजन प्राप्त किया मिलता है। लेकिन फिर भी जो है आप देखो कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। बहुत सारे अबव पॉवर्टी लाइन के भी लोग होते हैं जो कि राशन कार्ड बना लेते हैं और फिर उस तरीके का खाना मंगवा लेते हैं। इट मीन्स पीडीएस के थ्रू, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो सस्ते दाम में जो आपको फूड मिलता है, वो भी बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से अवेल कर लेते हैं। फोर्टिफिकेशन की बात की जा रही है कि कम्प्लीमेंट्री फूड्स की फोर्टिफिकेशन करना। इट मीन्स कि फोर्टिफिकेशन की लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। उसमें क्या है कि एडिशनल न्यूट्रिशंस को ऐड करना, यानी कि जैसे कि अगर हम लोग राइस यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो क्यों ना इसको फोर्टिफाइड किया गया है, क्यों ना इसमें विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B16 ये सारी चीज़ें ऐड की जाए, जिससे कि जो भी अगर राइस ही खा रहे लोग तो उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके। ऐसे हम लोग और भी फूड में ऐसा कर सकते हैं। साथ ही बेटर पॉलिसी इन्वायरमेंट हो। गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि एक हेल्दी यहाँ पे फूड इन्वायरमेंट हो स्कूल में। जैसे कि मिड डे मील है तो मिड डे मील में भी आप देखोगे कि फ़ूड की क्वालिटी बहुत ही वाहियात होती है। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जब भी मैं इंस्पेक्शन में जाती हूं तो वहां पे देखती हूं तो उस तरीके का बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिलता। खिचड़ी के नाम पे सिर्फ चावल को ही वो ऐसे थोड़ा गीला करके दे देते हैं, बट वैसा नहीं होता है जैसा एक्चुअली होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हम लोग देखें तो मिड डे मील भी इतने सही तरीके से नहीं है। साथ ही जंक फूड अगर आप लोग देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इसको एडवर्टाइज़ किया जाता है और बच्चे लोग जो है इसके पीछे ज़्यादा भागते भी हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरत है कि हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस लेकर आए और एलोकेशंस करें रिसोर्सेज का, वो भी रियल टाइम डेटा के हिसाब से। साथ ही जो मैटरनल और जो चाइल्ड केयर है उसे हम लोग को इम्प्रूव करना होगा। इट मीन्स कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है उनको इम्प्रूव करनी होगी, उनकी कंडीशन इम्प्रूव करनी होगी और अदर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको भी इम्प्रूव करना होगा रूरल एरिया में, जिससे कि जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वीमेन और चिल्ड्रन की, ये हम लोग फाइनली इम्प्रूव कर पाएंगे। सो ये सारे वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है जो कि अगर हम लोग करें तो बेटर हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में। अब ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है और हमारे देश में जो ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और आंगनवाड़ी स्कीम है, तो इसमें क्या होता है, आंगनवाड़ी होती है जिसमें कि वहाँ पे लोकल में जितने भी बच्चे होते हैं उनको वो पढ़ाती है, उनका सेवा करती है, उनको खाना खिलाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिव वीमेन है इनका भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। जो बच्चे डेवलप हुए हैं, जो बच्चे जन्म लिए हैं और धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, उन पर भी पूरी तरीके से न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। साथ ही हमारे देश में एक 2013 का एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत राशन कार्ड बनाया जाता है और राशन कार्ड के ही तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है लोगों को यहाँ पे सस्ते दाम पे अनाज मिलते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी है जो कि नीति आयोग के द्वारा लाया गया। इसका यहाँ पे एम है कि जो सारे फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन है, इट मीन्स कि आप देखो अंडर न्यूट्रिशन में वेस्टिंग, स्टंटिंग हो गया, तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन को 2030 तक ख़त्म करना है। पोषण अभियान है, इसमें क्या है कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो यहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल का है, प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिक वीमेन है, उनको यहाँ पे टाइम बाउंड मैनर में इम्प्रूव करना है। मिशन पोषण 2.0 भी लाया गया जिसमें कि जो भी चैलेंजेस है माल न्यूट्रिशन का बच्चों में, एडोलेसेंट गर्ल में, प्रेग्नेंट वीमेन में, लैक्टेटिक मदर में, तो ये भी इसको दूर किया जाएगा। फिर मिशन वत्सालय है, यहाँ पे क्या हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड होना चाहिए हर किसी बच्चे के लिए। इट मीन्स कि आप देखो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन धीरे धीरे उनके जो फैमिली कंडीशंस होती है उस हिसाब से वो ढलते चले जाते हैं। तो इसलिए जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे के लिए यहाँ पे हैप्पी और हेल्दी इन्वायरमेंट होने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जिसमें कि मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में, वो भी यहाँ पे प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर को। तो ये सारे कुछ ऐसे स्कीम्स हैं और कैसे स्टेप्स हैं जो कि हमारे देश के सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, जिससे कि जो भी परेशानी है उसको दूर किया जा सके। अब देखिए चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में, माल न्यूट्रिशन के बारे में हमने इतना तो देख लिया, लेकिन आप समझो कि कोई बच्चा अगर कुपोषण है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई बच्चा कुपोषण है ना तो इसकी चाइल्ड
बच्चे की मरने की चांसेस बढ़ जाती है। इससे ये देखने को मिलेगा कि चाइल्डहुड इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे निमोनिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, मलेरिया होने की चांसेस ज़्यादा है। अंडर न्यूट्रिशन से आप देखो इकोनॉमिक एडवांसमेंट जो है वो रिड्यूस होता है। इट मीन्स कि ये देखने को मिलता है कि कुपोषण की कारण जो है इट मीन्स कि न्यूट्रिशन के कमी के कारण जो है बच्चों की जान चली गई। इट मीन्स कि प्रोडक्टिविटी हमारे देश में कम हो रहा है, कोई लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा, कोई एजुकेशनल आउटकम्स नहीं मिलेगा। तो और भी सेक्टर्स में आप देखो कि इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही जो स्टंटिंग है वो यहाँ पे जो फिजिकल और मेंटल डैमेजेस जो बच्चों का है वो करता है। चाइल्ड ओवरवेट की बात करें तो इससे अगर हम लोग देखें तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो यहाँ पे हो जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं बच्चे। और अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो इसमें 4% हमारा जीडीपी जो है और 8% जो प्रोडक्टिविटी है वो इसलिए आता है क्योंकि ये बच्चों की मलन्यूट्रिशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम है। कुछ डेफिनेशन दिया गया कि अंडर न्यूट्रिशन कहने का क्या मतलब है। अंडर न्यूट्रिशन है कि जब बच्चे यहाँ पे न्यूट्रिशंस को ना खाते हैं ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं बढ़ने के लिए, तो उसको अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। स्टंटिंग कहने का मतलब है कि जहाँ पे बच्चे जो है अपने एज के अकॉर्डिंग शॉर्ट रह गए। वेस्टिंग कहने का मतलब है कि बच्चे पतले रह गए अपने हाइट के अकॉर्डिंग। हिडन हंगर कहने का मतलब है कि खा रहे हो लेकिन एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहा है। वेस्टिंग कहने का मतलब है अगेन कि एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें कि एक बच्चा जो है वो बहुत ही पतला होता है। फूड डेजर्ट की अगर बात करें तो ऐसा एरिया और नेबरहुड जहाँ पे कम और कोई हेल्दी फूड चॉइस नहीं है। ओवरवेट यानी कि आप समझ ही रहे हो, काम नहीं करने से जो है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से बैठे बैठे से वेट इंक्रीज़ होता ही है। फूड सिस्टम की अगर बात करें तो सारे सिस्टम और एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड स्वैम्प की बात करें तो एक ऐसा एरिया और नेबरहुड जहाँ पे कुछ या फिर नहीं के बराबर फूड चॉइसेस है। ओबेसिटी की बात करें तो मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ ओवरवेट है ये ओबेसिटी। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि आज की डेट में हमारे देश के बच्चे जो है वो कुपोषण से जूझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले तो आपकी माइंड में मीनिंग यहाँ पे क्लियर होना चाहिए वेस्टिंग स्टंटिंग का, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग टर्म्स है ये सब। तो सबसे पहले हमने समझा कि इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। देन माल न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखें और टाइप्स भी देख लिए। मेजर फैक्टर क्या है जिसके कारण आज के डेट में हमारे देश में माल न्यूट्रिशन है, साथ ही इसका इम्पैक्ट क्या होगा और वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट हमारे सामने यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो कि एक और सर्वे है जो कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये सर्वे रिलीज़ किया गया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे है। बेसिकली इसमें देखा जाता है कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी हेल्थ कैसी है। साथ ही यहाँ पे जो एक्सेस किया जाता है यानी कि असेसमेंट जो होता है वो क्लास 3rd से लेकर 3rd, 8 और 10th के क्लास में किया जाता है, वो भी 3 साल में एक बार। अगर नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम है यानी कि लेवल फीडबैक है जो कि यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड सर्वे किया जा रहा है बच्चों का उससे यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। ये स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है। इट मीन्स कि आपसे अगर ऐसा बोला जाए कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है ये स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन है, सो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखो कि जितने भी सरकारी स्कूल है उसको यहाँ पे कवर किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। सरकार के द्वारा अगर एडेड स्कूल है तो भी यहाँ पे कवर किया जाता है और प्राइवेट अनएडेड स्कूल को भी कवर किया जाता है। सिर्फ वो स्कूल सेलेक्ट होते हैं जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज जो कवर किया जाता है वो यहाँ पे लैंग्वेज की बच्चे जो है क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज है कि बच्चे कौन कौन से लैंग्वेज के सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स कितनी है, EVS कैसा है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। 3 और 5 का लैंग्वेज और ये सब जो है साइंस वगैरह आपका क्लास 8 का, और लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल इशूज़ ये क्लास 10 का। तो इसलिए ये 3 क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। अब फाइंडिंग देख लेते हैं। ओवरऑल तो यही बताया गया कि जो लर्निंग लेवल है स्कूल स्टूडेंट का वो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में अगर हम लोग देखें तो आप प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। स्टेट वाइज अगर देखें तो स्टेट वाइज सरकार की जो स्कूल है पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, तो इनमें भी आप देखो कि अच्छा बेटर परफॉर्म किया जा रहा है। जेंडर वाइज अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ स्टेट और यूटीज़ जिसमें कि परफॉर्मेंस जो है गर्ल्स की वो यहाँ पे बेटर है बॉयज़ से। स्टेट वाइज अगर देखें तो स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट स्कूल है वो भी पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, तो इनमें आप देखो कि बेटर परफॉर्मेंस है, हायर स्कोर है इनका। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जिनमें की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जेंडर वाइज अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ स्टेट और जो यूटीज़ जिसमें कि गर्ल्स की परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा बॉयज़ से, तो इस साल है, तो ये 2017 की सर्वे के द्वारा बताया जा रहा है। रूरल और अर्बन की बात करें तो एवरेज परफॉर्मेंस जो स्कूल की है ग्रामीण क्षेत्र में वो अभी भी बहुत कम है अगर शहरी क्षेत्र से अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो।
कैटेगरी वाइज देखें तो परफॉर्मेंस जो बच्चा का यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस है तो अभी भी बहुत ही कम है अगर हम लोग जनरल कैटेगरी के बच्चों से कंपेयर करें तो। अदर्स में कहा जा रहा है कि इसमें भी देखिए तो 78% ऐसे बच्चे हैं जो कि घर से ही पढ़ रहे हैं पेंडेमिक के कारण, और 24% ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल डिवाइस का एक्सेस ही नहीं है घर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24% ही ऐसे होंगे जिनके पास डिजिटल डिवाइस का एक्सेस होगा, बाकी के पास नहीं होगा। डेटा देखिए मुझे तो कहीं से ये सही नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमने एक आर्टिकल ऐसा भी डिस्कस किया था जिसमें ये परेशानी देखने को मिल रही थी कि कुछ घरों में अगर मोबाइल है तो वहाँ पे इंटरनेट की समस्या, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। कुछ जगहों पे अगर इंटरनेट की कनेक्शन है तो लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो ये भी एक समस्या निकल कर आ रहा था जिससे कि बच्चे जो है उनको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही थी। साथ ही अगर देखें तो 18% जो बच्चे की मदर है वो ना तो पढ़ सकती है ना ही लिख सकती है। 7% जो स्कूल्स है इसमें टीचर की कमी देखने को मिल रही है और बहुत सारे टीचर्स जो है वो बराबर एब्सेंट ही रहते हैं। तो ये सारी फाइंडिंग यहाँ पे बताई जा रही है। अब देखते हैं कि ये जो हमारा सर्वे किया जा रहा है इससे क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले अगर टाइम टू टाइम यहाँ पे आप देखो कि इवेल्युएट होता है तो इससे समझ में आता है कि बच्चों में और स्कूल में कितना यहाँ पे आपका जो है प्रोग्रेस हुआ है। साथ ही बेटर प्लानिंग की भी यहाँ पे बात की जाती है कि 3 साल में एक बार जब असेसमेंट हो जाता है तो उससे एनालाइज करके यहाँ पे क्या होता है कि एक फर्दर एक अच्छा प्लानिंग यहाँ पे बनाया जाता है। साथ ही टीचर की जो स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो पाती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया जाता है कि जहाँ पे भी कमी है उस पर रिसर्च करके जो है बाद में चल के डेवलप किया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है तो इसको ध्यान रखना है। सो ये छोटी सी आर्टिकल है जो कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में, तो ये बच्चों से रिलेटेड है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्कूल बेस्ड ही है। ओके, स्कूल बेस्ड एक ऐसा आप देखो कि रिपोर्ट है जो कि निकाला जाता है, जैसे कि प्रथम ये आपका जो है एनजीओ है जिसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है बच्चों के ऊपर कि बच्चे कितने पढ़ पाते समझ पाते, तो वो स्कूल बेस्ड ही है। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट मैरिटल रेप। तो रिसेंटली क्या है कि 2 जज जो बेंच है दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके द्वारा स्प्लिट वर्डिक्ट दिया गया है अलग अलग, और ये चैलेंज हो गया, यानी कि एक एक्सेप्शंस यहाँ पे है कि मैरिटल रेप जो है सेक्शन 375 के तहत इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 है जिसमें कि रेप को डिफाइन किया गया है और इसमें आप देखो बहुत सारे नोशंस भी रखा गया है कंसेंट का। तो कंसेंट की बातें रखी गई है लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन जो सेकंड है सेक्शन 375 का, वो यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर रहा है मैरिटल रेप को। ये बड़ी बात है यहाँ पे। तो ये कहा गया कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है मैन और उनके वाइफ के बीच में, अगर इनकी वाइफ, अगर किसी इंसान की वाइफ जो है वो आपका 15 साल से नीचे नहीं है और उनके बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उसे हम लोग रेप की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इट मीन्स कि एज बैरियर यहाँ पे है कि अगर 15 ईयर्स से नीचे है तो यहाँ पे हम लोग इसको रेप मानेंगे, लेकिन अगर 15 ईयर्स से ऊपर है वाइफ तो यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा रेप नहीं किया जा रहा है। मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशंस अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशंस जो है यहाँ पे रेप को डिफाइन करता है। पिटीशंस जो यहाँ पे चैलेंज किया गया वो एक्सेप्शन 2 को ही लेकर यहाँ पे किया गया, जो कि एक एनजीओ है RIT फाउंडेशन, इनके द्वारा यहाँ पे ये मुद्दा उठाया गया है। 2015 में जो फर्स्ट पिटीशन यहाँ पे दायर किया गया था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लाया गया था। तो देखिए आज के डेट में ये बहुत हॉट टॉपिक है और इस पर काफ़ी डिबेट डिस्कशन चलता है, बट अभी तक हमारे देश में कानून नहीं आया है, ये सबसे बड़ी बात है। मैरिटल रेप समझिए और इसकी स्टेटस हमारे देश में क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। मैरिटल रेप अगर आप लोग देखो तो शादी के बाद जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में विदाउट कंसेंट जो इंटरकोर्स होते हैं उसको अगर हम लोग देखें तो मैरिटल रेप कहा जा रहा है, वाइफ की कंसेंट के बिना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको एक फ़िज़िकल वायलेंस कहा जा रहा है कि एक फोर्सफुल फिजिकल वायलेंस है। साथ ही इंडिया में देखें तो कोई ऐसा अभी तक लीगल प्रोविज़न नहीं है जो कि हमारे देश में मैरिटल रेप को डिफ़ाइन करता हो। मैरिटल रेप की अगर स्टेटस की बात करें तो जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहाँ पे 5 निकल कर आए, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हर एक 3 में से एक वुमेन जो है जिसकी एज यहाँ पे 18 to 49 है, ये आज की डेट में सफ़र कर रहे हैं अपने स्पोशल अब्यूज़ का। इट मीन्स कि अपने हस्बैंड के द्वारा उनको फोर्सफुली जो है इस तरीके का उनको बिहेवियर देखने को मिल रहा है और ये सह रही है। परसेंटेज जो था वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल और आसाम है। तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन अगर हम लोग अपने देश में देखें कि क्या ये न्यू टॉपिक है जो कि हमारे इंडिया में ये डिस्कस किया जा रहा है, तो नहीं। 2000 से ही इसके ऊपर कानून बनाने की बात की जा रही है और यहाँ पे कहा गया है कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ पे 172 रिपोर्ट है, इनमें ये कहा गया है कि मैरिटल रेप जो है वो एक्सेप्शंस है और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 2005 में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया, उसमें यहाँ पे सिविल रेमेडीज़ की बात की गई मैरिटल रेप का, और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कहा गया। 2012 में आप देखो कि जस्टिस JS वर्मा कमेटी यहाँ पे बनाई गई,
उनके द्वारा यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट रिकमेंड किया गया था कि हमारे इंडिया के जो रेप लॉ है, यानी कि निर्भया रेप, गैंग रेप हुआ, मर्डर केस के बाद जो यहाँ पे आपका कानून निकल कर आया, तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट करना होगा इसमें। 2017 में क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पे एक्सेप्शंस को हटाने के अगेंस्ट है। तो इस तरीके से आप देखो कि बात तो चल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सेंटर और जुडिशरी के बीच में देखते कि क्या बातें की गई है। सेंटर 2017 में इनका कहना था कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इस प्ली को अपोज़ किए, जो भी यहाँ पे मैरिटल रेप के लिए सबमिट किया गया था। तो ये इनका कहना था कि मैरिटल रेप को जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बना सकते हैं, और इसको ये एक फेनोमेना है जो कि डीस्टेबलाइज करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को। अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में विदाउट कंसेंट अगर इस तरीके का फोर्सफुल एक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैरिटल रेप को अगर ये क्रिमिनलाइज कर दिया जाए तो आप समझ सकते हो कि पल में यहाँ पे शादी टूट जाएगी, घर टूट जाएंगे। तो इसलिए ये जो हमारा शादी एक जो पवित्र कहा जाता है कि एक सैक्रेड बॉन्डिंग है, इसको बचाने के लिए इसके लिए मैरिटल रेप के लिए कानून नहीं लाना चाहिए। जुडिशरी का कहना है कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एज लिमिट है वो 15 to 18 ईयर्स बढ़ा दिया गया। इट मीन्स कि अभी भी आप देखो कि एक्सेप्शन सेकंड में क्या डिस्कस किया जा रहा है कि अगर 15 ईयर्स से कम है वाइफ की एज तो उसको रेप माना जाएगा, 15 ईयर्स से ऊपर है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 to 18 ईयर्स कर देना चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स से कम है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, 18 ईयर्स से अबव है तो उसको यहाँ पे 18 ईयर्स से कम है तो उसको रेप माना जाएगा, और 18 ईयर्स से अबव है तो रेप नहीं माना जाएगा। यहाँ पे निमेश भाई भारत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है, इनके द्वारा कहा गया कि एक हस्बैंड जो है कभी अपनी वाइफ की डिग्निटी को वॉलेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये भी बातें की जा रही है। 2021 में केरल हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि मैरिटल रेप जो है ये गुड ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, तो इसको सिर्फ डिवोर्स के लिए एक ग्राउंड बना दिया गया है। हालांकि और भी 13 ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, बट उसमें से एक ये भी ऐड कर दिया गया। बट ऐसा नहीं है कि मैरिटल रेप को एक कानूनी दर्जा दे दो, क्रिमिनलाइज बना दो, ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिमिनलाइजिंग कई बार कहा जाता है कि मैरिटल रेप को कर देना चाहिए, तो आर्गूमेंट इसके फेवर में क्या क्या कहता है। इसलिए क्रिमिनलाइज करना चाहिए क्योंकि आप देखो कि हमारी जो फंडामेंटल राइट है वो वॉयलेट हो रही है। पिंक मूवी आपने देखा होगा जिसमें कि तापसी पन्नू के द्वारा ये कहा गया है कि नो मीन्स नो। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि नो मीन्स नो। तो वही बात होती है कि अगर फीमेल नो कह रही है, वाइफ अगर नो कह रही है, तो इट मीन्स नो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी बिफोर जो लॉ है और यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 21, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। साथ ही आप देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो कि आर्टिकल 15 के तहत है, ये भी यहाँ पे आपका वॉयलेट हो रहा है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। वुमेन अगर यहाँ पे आप देखो कि फिजिकल प्रॉब्लम से ही जूझती है अगर मैरिटल रेप हो रहा है, जिसमें कि मिसकैरेज भी होते हैं, इन्फेक्शन इनफर्टिलिटी भी होती है, चांसेस है बहुत सारे डिजीज़ेस का जैसे कि HIV है, और प्राइवेट ऑर्गन्स जो है वो भी इंजर्ड हो जाते हैं अगर इस तरीके का फोर्सफुल एक्शन होता है। तो इससे आप देखो कि महिलाओं को जो है कई तरीके के फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं, इसलिए मैरिटल रेप को यहाँ पे क्रिमिनलाइज करना चाहिए। वुमेन सेफ्टी की भी बात की जा रही है कि यहाँ पे आप देखो कि हाई परसेंटेज है सेक्सुअल असॉल्ट का, जो कि किसी आप देखो कि किसी स्ट्रेंजर के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन अपने फैमिलियर पर्सन के द्वारा ही यहाँ पे असॉल्ट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है, इसमें ये कहा गया कि 82% जो मैरिड वीमेन हैं वो अपने ही हस्बैंड के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। इंटरनेशनल कमिटमेंट की बात करें तो इंडिया एकमात्र ऐसा 36 कंट्रीज़ में से है जहाँ पे मैरिटल रेप आज के भी डेट में क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। ये हमारी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको डैमेज करता है। और इंडिया आज के भी डेट में आप देखो कि सिग्नेटरी है किसका, तो यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन। अगर हम लोग इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, इसको साइन भी किए हुए हैं, फिर भी हम लोग इससे रिलेटेड अपने देश में कोई कानून लेकर नहीं आए हैं। रेप इज़ रेप कहा गया है। इट मीन्स कि 2022 में अभी कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो रेप चार्जेस है उसको क्वैश करने से रिफ्यूज़ कर दिया गया, जो भी यहाँ पे वाइफ के द्वारा फाइल किया गया अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में। और ये कहा गया कि रेप इज़ रेप, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि चाहे वो 18 ईयर्स से कम का हो, 18 ईयर्स के ज़्यादा हो, या फिर आप देखो कि ये वाइफ हस्बैंड के बीच में हो या स्ट्रेंजर्स के बीच में हो, लेकिन रेप इज़ रेप होता है, ऐसा कहा गया। अब वीमेन जो कि अपने स्ट्रेंजर्स के द्वारा अगर उनको रेप किया जाता है तो वो यहाँ पे एक हॉरिबल अटैक के याद के साथ जीती है। और विमेन जो कि यहाँ पे अपने हस्बैंड के द्वारा अगर मतलब कि ऐसा रेप किया जाता है तो फिर आप समझ सकते हो कि वो रेपिस्ट के साथ उनको जीना पड़ता है। तो दोनों में फ़र्क है, इसलिए ये कहा जाता है दोनों में फ़र्क है लेकिन एक ही बात होती है, तो इसलिए यहाँ पे रेप इज़ रेप कहा गया है। अब देख लेते हैं कि क्या आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट में है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहली बात है कि अगर इसको क्रिमिनलाइज़ कर दिया गया तो जो भी विमेन और हस्बैंड, आप देखो कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में अगर नहीं बनेगा और वाइफ अगर सेपरेट होना चाहेगी तो उनके पास एक हथियार होगा कि वो इस कानून का मिसयूज़ कर सके। जैसे आप देखते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डॉरी एक्ट हो गया, इसका कई बार कहा जाता है कि मिसयूज़ किया जाता है, तो इस कानून का भी मिसयूज़ हो सकता है और फॉल्स केसेस बहुत ज़्यादा फाइल होते हैं। तो अगर इसको भी अगर हम लोग क्रिमिनलाइज़ कर दे तो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है और साथ ही साथ डॉरी एक्ट है, तो ये भी, इसके ऊपर भी आप देखो फॉल्स केसेस फाइल होने लगेंगे। सेकेंड है कि बर्डन ऑफ प्रूफ है, कैसे कह सकते हैं कि कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती किया है या फिर रेप किया है, इसका क्या प्रूफ है। लैक ऑफ एविडेंस है, एविडेंस नहीं मिल पाएगा, जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाएगा, तो क्या एविडेंस है, कैसे कह सकते हैं। तो आपको पता है कि कानून अंधा होता है और कानून को बस साक्ष्य चाहिए, एविडेंस चाहिए, उसी के बेसिस पे वो अपने जजमेंट देते हैं। तो इसमें जब कोई एविडेंस ही नहीं मिल पाएगा तो जजमेंट कैसे दे पाएंगे। साथ ही मैरिज इंस्टीट्यूशन ब्रेक डाउन होगा, हर एक दूसरे दिन दूसरे घर जो है वो शादियाँ टूट जाएगी और बहुत आसान होगा किसी इस शादी के बॉन्डिंग से बाहर आने में, तो ये भी एक परेशानी है। जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है, रेप डेफिनेशंस जो है वो विमेन सेंट्रिक है और अगर एक्सेप्शंस आप देखो आईपीसी का तो ये रिमूव कर दिया जाए और क्रिमिनल प्रोविजन को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऐड होगा, ठीक है। तो हस्बैंड तो इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये विमेन ही यूज़ कर पाएंगे। राइट टू प्रिवेसी है, यानी कि क्रिमिनलाइज अगर हम लोग मैरिटल रेप को करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो मैरिज की प्राइवेसी है वो वायलेट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसको हम लोग जो है क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में ये सारे पॉइंट है। वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि हमें एडिक्वेट लॉ लाने की ज़रूरत है, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं विमेन की सेफ्टी के लिए, तो विमेन को सेफ्टी प्रोवाइड करना है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, तो उनके लिए कानून होना चाहिए। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है जिनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था कि मैरिटल रेप को यहाँ पे क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। साथ ही जेएस वर्मा कमेटी है, उनकी रिकमेंडेशन 2013 में आई थी और रिकमेंड किया गया था कि एक लीगल चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिसमें कि जो सेक्सुअल असॉल्ट विमेन के अगेंस्ट में होता है उसको क्राइम की कैटेगरी में रखना है। साथ ही आप देखो कि जस्टिस को इंश्योर करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क और कानून की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग स्पीडी जस्टिस दे सकें जो भी मैरिटल रेप के विक्टिम होते हैं। अवेयरनेस की ज़रूरत है, देखिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक अर्जेंट नीड है कि हम लोग एक ऐसी अवेयर सोसाइटी बनाएं और एक एटीट्यूडनल चेंज लेकर आए अपने ही पुलिस ऑफिसर का और प्रोसिक्यूटर का, कि अगर ऐसा कोई केस दिखता है तो उसमें जो है अपने लेवल से इसको सही किया जा सके। साथ ही अगर हम लोग देखें कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में मैरिटल रेप को लेकर कौन कंट्री कितने जागरूक है, तो 1922 में सोवियत यूनियन है जिसे अब आज के डेट में रशिया कहते हैं, तो ये पहली देश है जिनमें कि इस तरीके का आप देखो मैरिटल एक्सेप्शंस को क्रिमिनलाइज किया गया और फिर मैरिटल एक्सेप्शंस को रिमूव किया गया, जो कि आज की डेट में हमारे सेक्शन 375 के एक्सेप्शन सेकंड में है, तो इसको रिमूव कर दिया गया। कंट्रीज़ जहाँ पे पनिशेबल है कानून के तहत, तो यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इसराइल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, तो इतने सारे देश हैं जो कि अपने यहाँ पे क्रिमिनलाइज करके रखे हैं मैरिटल रेप को। कंट्रीज़ जहाँ पे ऑफेंस जो है वो पनिशेबल नहीं है, तो ये है घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, नाइजीरिया, ओमन, ये सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे पनिशेबल आज के डेट में नहीं है। तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैरिटल रेप के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस कर लिया, जो कि एक बेहतरीन आर्टिकल है और इसमें काफ़ी डिबेट डिस्कशन चल रहा है, तो आई होप कि आपको यहाँ से अच्छे पॉइंट्स मिल गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यहाँ पे रिपोर्ट लाया गया है। तो मेनली आप देखो कि लार्ज स्केल में मल्टी राउंड सर्वे होता है, जो कि यहाँ पे हाउस होल्ड में, यानी कि घर में जितनी हमारे देश में जितने घर है उसके बेसिस पे इसको जो है देखा जाता है कि हेल्थ कैसा है। तो मेनली आप देखो कि यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे एक नया डायमेंशन ऐड हुआ है कि डेथ अगर किसी का हो रहा है तो डेथ रजिस्ट्रेशन भी करना है, प्री स्कूल एजुकेशन हो गया, एक्सपेंडेड डोमेन ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सारे कुछ नए यहाँ पे आपका डायमेंशन है जिसको ऐड किया गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि ये इंक्रीज़ हुआ है। टोटल फर्टिलिटी रेट कहने का मतलब है कि 2.1 चिल्ड्रन जो है पर विमेन होना चाहिए, इसको रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी भी कहा गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस अगर हम लोग देखें तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो यूज़ है वो यहाँ पे कम हो गया है। एंटीनेटल केयर अगर हम लोग देखें तो ये भी कम हो गया है। अनमेट नीड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग जो है ये भी बढ़ा है। फुल इम्यूनाइजेशन अगर देखें तो यहाँ पे वैक्सीन वगैरह भी कम है। सेक्स रेशियो अगर आप देखो तो ये भी कम हो चुका है। न्यू नेटल मोर्टालिटी है, यानी कि आप देखो 1000 लाइव बर्थ्स में जो फर्स्ट 28 डेज जो बच्चे जीवित रहते हैं तो उनको यहाँ पे न्यू नेटल मोर्टालिटी रेट देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सुधरा है। इन्फेंट मोर्टालिटी यानी कि पर 1000 लाइव बर्थ्स है तो जो बच्चे जन्म लेते हैं तो ये भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। अंडर 5 मोर्टालिटी यानी कि 1000 लाइव बर्थ्स में यहाँ पे जो है 5 साल के कितने बच्चे यहाँ पे डेथ हो जाता है, तो ये भी 5 साल से कितने बच्चे जो जीवित रह जाते हैं।
वुमेन जो कि 20 से 24 साल में है और 18 साल से पहले जिनकी शादी हो गई तो ये भी बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ आप देख सकते हो तो ये घटा है। बच्चे जो कि 5 साल से अंदर है और स्टंटेड है, हाइट फॉर एज, शॉर्ट हाइट फॉर एज, तो ये भी आपका इंक्रीज़ हुआ है। फाइन, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेस्टेड है, शॉर्ट वेट फॉर लेस वेट फॉर हाइट, तो ये भी आपका इंक्रीज़ हुआ है। और अंडर वेट है तो ये भी आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो हर जगह रिपोर्ट आप देखने को मिलेगा कि पुअर ही है। सेंटर के द्वारा यहाँ पे इंडिया की जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है वो यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो सिविल रजिस्ट्रेशन है, इट मीन्स कि बर्थ और डेथ का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2020 में जो है यहाँ पे 4.75 लाख जो है ये रजिस्ट्रेशन हुई है, जो कि 2019 में 81 लाख था। तो इस तरीके से डेटा वगैरह ध्यान रखना है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसे ग्रेड कहा जा रहा है। तो बेसिकली ये ग्रेड जो लाया गया, ये WHO और यूनिसेफ के द्वारा ये दोनों कोलैब करके लाए। तो ग्रेड रिपोर्ट जो था वो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन जो यहाँ पे लाया गया था उसके बेसिस पे इसको पब्लिश किया गया है। बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी देखा जाता है कि कितना डेवलप हो रहा है टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल कितना अनेबल है। साथ ही इसका एम है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट यहाँ पे लेकर आए और जो यहाँ पे ग्लोबल एक्सेस है उसकी जो यानी कि टेक्नोलॉजी का कितना लोग एक्सेस कर पा रहे हैं उसको बेटर तरीके से एनालाइज कर पाए। साथ ही जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करता है। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करना है और साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को भी यहाँ पे कवर किया जाता है। फाइन, फिर आप देखो इसी के साथ 7 स्कीम भी है। इट मीन्स कि यहाँ पे सीमलेस एफोर्डेबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ है। हेल्थ के लिए आप देखो आज के डेट में टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल बढ़ चुका है, तो आगे चल के भी हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगा। साथ ही अगर देखें तो सुगम्य भारत अभियान है और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन्स भी है। ग्लोबल रिपोर्ट है फूड क्राइसिस के ऊपर। तो फूड क्राइसिस की अगर बात करें तो ये तो ग्लोबल लेवल पे हुआ ही है, उसी का रिपोर्ट बताया जा रहा है। बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनके द्वारा फाउंड किया गया था और यहाँ पे बताया गया है कि 193 मिलियन पीपल्स के जो क्लोज है वो एक्यूट फूड इनसिक्योर में थे 2021 में। तो ये बात है कि लोगों को फूड की कमी हो गई थी। ये हंगर है जिससे कि फेमाइन और वाइड स्प्रेड डेथ होता है। 3 मेन ड्राइवर्स है फूड इनसिक्योरिटी का, कि कहीं कोई देश में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, तो उस जगह पे हमें जो है यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलता है। रिकमेंडेशन दिया गया है कि ग्रेड प्रायोरिटाइज करना है स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर को और जो फूड सिक्योरिटी है उसे हम लोग का अचीव करना और न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव करना है। 3x3 अप्रोच की बात की जा रही है कि कैसे हम लोग यहाँ पे फूड क्राइसिस को लेकर चल सकते हैं, कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हमें फूड क्राइसिस समझना होगा कि फूड क्राइसिस होता क्यों है। साथ ही एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में। साथ ही हमें यहाँ पे फूड के बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। IFPRI के द्वारा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट लाया गया है क्लाइमेट चेंज और फूड सिस्टम के ऊपर। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है वो 16% तक ड्रॉप हो सकता है और लोग जो है यहाँ पे हंगर में जा सकते हैं और हंगर जो है भुखमरी हमारे यहाँ 23% तक इंक्रीज़ हो सकता है। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन की बात करें तो ये तो बढ़ा है और 60% जो है ये आपको देखने को मिलेगा 2050 के लेवल से। तो इतनी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। रिकमेंडेशन दिया गया है कि सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, सस्टेनेबल इनोवेशन करने की ज़रूरत है, हॉलिस्टिक इंक्लूसिव गवर्नेंस और मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, हेल्थ डाइट्स को यहाँ पे प्रमोट करना है और सस्टेनेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करना है और जो वैल्यू चेन इफिशिएंसी है, ट्रेड वगैरह है, उसको भी फैसिलिटेट करना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे IFPRI के बारे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक CGIAR रिसर्च सेंटर है जो कि यहाँ पे 1975 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। ये रिलीज़ होता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा टू प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए इस रिपोर्ट का उतना ज़्यादा खास इस्तेमाल होता नहीं, बट एक बार अगर आपको देखना है तो आप नज़र में उतार सकते हो। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का, जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत है। तो ये देखिए वेस्ट टू वेल्थ की बात की जा रही है कि कचरे से अब धन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन के द्वारा 2016 में ये लाया गया है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे SS23 है, 3 कंपोनेंट है, सर्विस लेवल प्रोग्रेस करना है, सर्टिफिकेशन यहाँ पे देना है, साथ ही जो सिटीजन वॉइस है ये यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण का? तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मिशन एक्सेलरेशन होना चाहिए सिटीज़ में, फास्टर हेल्दी कंपटीशन की बात की जाती है, लार्ज स्केल जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है उसको इंकरेज करना है और जो सैनिटेशन सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करना है सिटीज़ के द्वारा। फिर है नेशनल क्रेच स्कीम है,
तो ये आप लोग देख सकते हो कि नेशनल क्रेच स्कीम ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे कि जो डे केयर फैसिलिटी है बच्चों का, यानी कि जितने भी वर्किंग मदर है और बच्चे की जो यहाँ पे आप देखो 6 महीने से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं, वो जहाँ पे भी मदर अगर काम कर रही है तो बच्चे उनके साथ जा सके और उनके लिए एक अलग से रूम का व्यवस्था हो जिसमें कि बच्चे का केयर कर सके माँ अपना काम करते हुए। तो इसको राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम भी कहते हैं फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वीमेन। यहाँ पे डे केयर फैसिलिटी रखा गया है कि जब माँ काम कर रही हो तो बच्चे को सोने का जगह हो, उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिल सके, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो और हेल्थ चेकअप वगैरह, इम्यूनाइजेशन वगैरह भी हो। गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ आईडीज़ जो है वो न्यू बॉर्न को इशू किया जा रहा है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो कि एक मैकेनिज्म लेकर आया है जिसमें कि पेरेंट्स जो है वो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जनरेट कर सकते हैं नंबर, जिसको हेल्थ आईडी कहा जा रहा है, वो भी न्यू बॉर्न और यंग चिल्ड्रन के लिए है। ओनली इंडिविजुअल जो कि 18 ईयर्स ऑफ एज है तो उनको यहाँ पे इनरोल करने के लिए मिलेगा हक। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्स वर्कर को एज ए प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 142 के तहत, देखिए आर्टिकल 142 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये डिस्क्रिप्शन पावर दिया गया है कि उनको अगर लगता है कि किसी मुद्दे पे उनको बात करना चाहिए और जजमेंट देना चाहिए तो वो अपने आप दे देते हैं। तो एक कंडीशन यहाँ पे लाया है सेक्स वर्कर्स के लिए कि वो यहाँ पे आर्टिकल 21 के तहत लिव विद डिग्निटी होना चाहिए। डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि नो पुलिस इंटरफेरेंस होना चाहिए, क्रिमिनल एक्शंस कुछ अगेंस्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी यहाँ पे सेक्स वर्कर है, अगर अपने कंसेंट से काम कर रहे हैं तो रेड वगैरह आप देखते हो कि पुलिस लोग छापा मारते हैं जस्ट उनको लूटने के लिए, कुछ पैसे वगैरह लेने के लिए, फेवर लेने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। साथ ही कोई सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए, मदर से कोई बच्चों को अलग नहीं करेगा और मीडिया जो है वो यहाँ पे उनके पिक्चर्स और उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। सेंटर और स्टेट को यहाँ पे सेक्स वर्कर को उनके रिप्रेजेंटेटिव देना होगा, उनके लिए रिफॉर्म लेकर आना होगा। UIDAI है जो कि आधार कार्ड यहाँ पे सेक्स वर्कर्स को प्रोवाइड किया जा सके। और यहाँ पे आप देखो कि इसको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाएगा और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा भी। प्रॉब्लम जो कि सेक्स वर्कर आज के डेट में फेस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस होता है। आपने अगर देखा होगा गंगूबाई मूवी जो आलिया भट्ट की है, एक बार आप देख लोगे आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। साथ ही क्रिमिनलाइजेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, हाई रिस्क होता है कि HIV वगैरह जैसे डिजीज़ जो है वो फैले। साथ ही लीगल पोजीशन अगर हम लोग अपने देश में देखें तो IPC के तहत वॉलेंट्री जो सेक्स वर्क है और प्रोस्टिट्यूशन है उसको यहाँ पे इलीगल कंसीडर नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि गैर कानूनी है, बट आप देखो कि इमोरल जो ट्रैफिक एक्ट है 1956 के तहत वो यहाँ पे अनलॉफुल कहा जाता है। अदर इनिशिएटिव भी यहाँ पे सेक्स वर्कर्स के लिए क्या लिया गया है, तो रीसेटलमेंट स्कीम लाया गया है। उज्ज्वला स्कीम है जिसमें कि आप देखो कि सेक्स वर्कर्स के लिए को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा, रिहैब किया जाएगा। नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स भी यहाँ पे लाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रेम स्पेसिफिक पॉलिसीज़ फॉर LGBTQI वर्कर्स के लिए ILO के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। तो LGBTIQ+ वर्कर्स है जिसमें सब आ जाते हैं और इनके द्वारा कुछ फ्रेम किया जा रहा है। यहाँ पे LGBT आप देखो तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्वीर है। तो अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो LGBT जो प्लस पर्सनस है तो उनको काफ़ी हरासमेंट फेस करना होता है, वायलेंस होता है, काफ़ी भेदभाव होता है और अनइक्वल ट्रीटमेंट उनको किया जाता है। 2021 तक कहा जा रहा है कि ओनली 29 कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे जो मैरिज इक्वालिटी है उसको रिकॉग्नाइज़ किया है लीगली। और 2020 तक देखें तो 81 यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट है जिनके द्वारा यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि LGBTIQ+ जो इंक्लूजन है उसको मेजर्स करने की ज़रूरत है। एक इंडेक्स है जो कि UNDP और वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया जा रहा है। इसमें 5 डायमेंशन में उनकी यहाँ पे मेजरमेंट होती है कि उनको कितना यहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है, उनकी हेल्थ कैपेसिटी, हेल्थ कैसी है, पर्सनल सिक्योरिटी उनको मिलता है कि नहीं, वायलेंस कितना होता है, इकोनॉमिक वेलबींग की बात की जाती है और पॉलिटिकल और सिविल पार्टिसंस की बात की जाती है। टाइप और टाइड एक्शंस अगर देखें तो सरकार, एम्प्लॉयर्स और जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन से इन तीनों को मिलकर यहाँ पे काम करना होगा। LGBTIQ का अधिकार उनको दिया गया तो ये किस यहाँ पे केस के थ्रू है, तो नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली है जिसमें कि हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो सेक्शन 377 है IPC का वो कुछ राइट्स को यहाँ पे वायलेट करता है जो कि आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 के तहत है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है जिसमें ये कहा गया था कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का यहाँ पे दर्जा देना है। फिर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है जिसमें कि ये कहा गया कि सेक्शन 377 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद यहाँ पे कानून बनाया गया ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 जिसमें कि यहाँ पे जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन का जो हक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कानून लाया गया है। फिर है प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट के लिए 5 सालों के लिए।
यहाँ पे आप देखो 5000 मेरिटोरियस स्टूडेंट को हर एक साल दिया जाएगा और ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर आप देखो आकृति प्रोग्राम है, एडवांस नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन है। तो आकृति में आप देखो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है और इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एम है कि कैसे विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको यहाँ पे इंकरेज करें। और बार्क जो कि आकृति स्कीम के अंदर है काफ़ी टेक्नोलॉजीज़, कंसल्टेंसी, ये सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। ओके, तो ये सारी बेसिक स्टैटिक्स है, तो इसको ध्यान रखना है। सो गाइस, हमारे यहाँ पे सोशल इश्यूज़ की जो भी यहाँ पे टॉपिक थी वो उससे कवर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो भी यहाँ पे टॉपिक बचा है उसे भी हम लोग जल्दी यहाँ पे डेली बेसिस पे कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो। साथ ही डेली बेसिस में विज़न आइज़ की जो मैगजीन है उसको यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतना, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।